तो बड़ा स्पेशल जेम है नीट 2026 के लिए। बड़ा छोटा सा एक वीडियो करेंगे, दो जनों के डाउट्स इसमें डिस्कस करेंगे। तो एक तो डाउट जो है वो आपने वीडियो में जो कमेंट सेक्शन है उसमें डाला हुआ है ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, उसको मैं बाद में लेता हूँ। एक और मेरे को डाउट भेजा गया है, स्मिता का डाउट है कि डिजीज़ दैट आर रिलेटेड टू हार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल कार्डियक अरेस्ट। तो आपने कुछ डिजीज़ के बारे में पूछा है, कार्डियक अरेस्ट, दूसरा हार्ट फेलियर और तीसरा आप कह रहे हैं हार्ट अटैक, कि इनके बीच में अंतर बता दीजिए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैं आपको इसको बिल्कुल 1 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। आपका जो दूसरा टॉपिक है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हार्मोनल इफेक्ट्स एट डिफरेंट स्टेजेस, इसको मैं अलग से करूँगा, क्योंकि ये केवल छोटा डाउट नहीं है, ये छोटी मोटी टीचिंग ही हो जाएगी। तो ये मैं कल करता हूँ। तो पहले तो इसकी बात करते हैं, कार्डियक अरेस्ट क्या है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये है कि चलता हुआ हार्ट बंद हो गया। तो बड़ा सिंपल तरीके से करेंगे, लेट अस सिंप्लीफाई द थिंग्स। हमें चीज़ों को आसान बना के उनको समझना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना। तो हम कह रहे हैं हार्ट चल रहा था, अचानक चलते चलते हार्ट बंद हो गया, हम क्या कहेंगे, क्या हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। सो इस कंडीशन को आपने ये कहा कि हार्ट जो है वो रुक गया। अब इसकी कई वजह हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इसकी वजह हो सकती है, इसकी वजह हार्ट अटैक खुद हो सकती है। हम उसमें नहीं, इसकी वजह कोई एक एरिथमिया हो सकता है, एक रिदम जो होती है हार्ट की, वो एक इस तरह की रिदम होती है कि पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, चारों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। इस तरह की हार्ट की एक रिदम होती है। अगर ये रिदम खराब हो जाए तो उसे हम एरिथमिया कहेंगे। एक एरिथमिया होती है, उसे कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, खतरनाक चीज होती है, उसकी वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो कार्डियक अरेस्ट आपकी समझ में आ गया। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है किसी भी वजह से चलता हुआ हार्ट एकदम रुक गया, और उसकी वजह मैंने आपको बताई, कॉमनली इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस भी हो सकता है और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक भी हो सकता है। और एरिथमिया मैंने आपको बताया, वन ऑफ द वेरी वेरी कॉमन कॉजेज। उम्मीद है आपको कार्डियक अरेस्ट समझ में आया। सो कार्डियक अरेस्ट जैसे ही होता है तो आप जानते हैं सीपीआर किया जाता है। सो देयर इज अ टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इसके बारे में किसी दिन एक 5 मिनट का वीडियो करेंगे, आप सबको आना चाहिए। even those who are non-medicos must know what are the basic steps of cardiopulmonary resuscitation। हम सबको आना चाहिए, करेंगे इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। अब देखिए, इसके बाद में दूसरी चीज आपने कहा हार्ट फेलियर। तो एक बात समझिए, मान लीजिए किसी एग्जाम में, लेट अस से सिंप्लीफाई करते हैं इसको, किसी एग्जाम में 60% पास मार्क्स हैं। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं, 60%, और मान लीजिए एक स्टूडेंट के 40% मार्क्स आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एग्जाम में पास नहीं हुआ, वो फेल हो गया। तो हार्ट का काम क्या है बेटे, हार्ट करता क्या है? तो बताइए हार्ट करता क्या है? हार्ट पंप्स ब्लड। अगेन आई एम सेइंग इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। आसान करिए इस चीज को। हमने कहा हार्ट क्या करता है कि जी हार्ट ब्लड पंप करता है। मैं जो अगला क्वेश्चन पूछूंगा एकदम आपको हिला देगा, कौन सा ब्लड पंप करता है? तो आप ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड के चक्कर में लग जाएंगे, जबकि आंसर ये है द ब्लड इट रिसीव्स। हार्ट उस ब्लड को पंप करता है जो उस तक आता है। तो चाहे वो वीनस तो है, तो सारा का सारा वीनस ही ब्लड, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड है चाहे डीऑक्सीजनेटेड है, जो भी ब्लड आया उसे उसने आगे पंप कर दिया। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब हम ये कह रहे हैं कितना पंप करता है। तो क्या आप मानेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब डायस्टोल खत्म होगा तो सबसे ज्यादा ब्लड होगा, क्योंकि डायस्टोल में हार्ट जो है बेटे वो रिलैक्स हो रहा है। और जिस टाइम पर चेंबर बेटे डायस्टोल में जा रहा है, रिलैक्सेशन में जा रहा है, तो उसके अंदर का प्रेशर कम होगा, और अंदर का प्रेशर कम होगा तो प्रेशर डायनेमिक्स की वजह से फ्लूइड फ्लो करती है और वो भरेगा। तो जिस टाइम पर डायस्टोल बिल्कुल खत्म हो रहा होगा तब हम ये कहेंगे कि वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगी। एक टिपिकल सिनेरियो में हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं 120 ml। अब हम ये कह रहे हैं कि जिस टाइम पर सिस्टोल होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा और ये ब्लड को आगे पंप करेगा। तो सबसे कम जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड होगी वेंट्रिकल में वो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होगी। तो हमने दूसरी एक वॉल्यूम नाप ली, उसे हमने क्या कहा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, और हमने कहा टिपिकली ये 50 ml है। लेट अस से समथिंग लाइक दिस। अब आपने कहा कि सर अगर मैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम अगर माइनस कर दूं तो ये जो है 70 ml आ गया। तो आपको एकदम याद आया कि यार ये तो वही है स्ट्रोक वॉल्यूम। दिस इज व्हाट द स्ट्रोक वॉल्यूम इज। दिस इज द अमाउंट ऑफ द ब्लड दैट इज पम्प्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द aorta ईच टाइम इट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हमें समझ में आ गया ये स्ट्रोक वॉल्यूम है। अब ये 70 ml कितने में से बेटे,
ये 70 ml 120 में से, तो करीब करीब हमने कहा कि ये 60% है। तो हमने कहा ये 60% है और इसको हम ऐसे कह देते हैं, लेट अस से एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन। तो कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू अंडरस्टैंड। देखिए कितनी आसानी से हमें समझ में आया। हमने कहा कि इसको हमने इजेक्शन फ्रैक्शन कह दिया। फ्रैक्शन का मतलब आपको पता है। अब आपने किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन नापा और वो इजेक्शन फ्रैक्शन मान लीजिए 40% आया, तो अब आपको समझ में आ गया कि इसमें 60% तो पास मार्क्स थे, 40% आ रहे हैं, तो ये हार्ट क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा जितना उसे करना चाहिए, और इसीलिए वो बॉडी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। अब सोचिए ये कि लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ तो रहा है, लेकिन ये आगे पंप नहीं कर पा रहा प्रॉपरली जितना करना चाहिए। तो जब पंप नहीं कर पा रहा तो पीछे इकट्ठा होगा बेटे, ये बात तय है। तो ये कहाँ इकट्ठा होगा, पीछे इकट्ठा होगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल को क्यों ना लाल ही कलर से बना लिया जाए। तो हमने कहा कि इसने ब्लड किस में पंप करना था, इसने ब्लड किस में पंप करना था, एओर्टा में जितना करना था उतना नहीं कर पाया, लेकिन आ तो रहा होगा। इसका मतलब ब्लड पीछे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और इकट्ठा कहाँ होना शुरू होगा, ये बेटे पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी वेन्स हैं। और ये पल्मोनरी वेन्स कहाँ से आ रही हैं, ये लंग्स से आ रही हैं। लंग्स में यहाँ पर क्या था बेटे, कैपिलरीज, जहाँ पर ब्लड ऑक्सीजनेट होकर के इकट्ठा हुआ और वहाँ तक प्रेशर पहुँच गया। और जब यहाँ तक प्रेशर पहुँच गया तो इस प्रेशर की वजह से, इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, सोचिए ये कि ये फ्लूइड जो है बाहर की तरफ निकलेगी और वो लंग्स में इकट्ठी हो जाएगी। और लंग्स में इकट्ठी हो जाएगी तो लंग्स में तो एक्चुअली क्या होना चाहिए था, गैस होनी चाहिए थी, एयर होनी चाहिए थी। और अगर वहाँ पानी इकट्ठा हो गया तो आप समझ सकते हैं सांस लेने की दिक्कत आएगी। और हम ये कहेंगे कि लंग्स में कंजेशन हो गया। ये क्या हो रहा है बेटे, लंग्स क्या हो रहे हैं, कंजेस्टेड हो रहे हैं। आपको समझ में आ गया ऐसा क्यों हुआ। और इसीलिए आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि हार्ट फेलियर को क्यों ना कंजस्टिव हार्ट फेलियर कह दिया जाए। और वो ये कह रही है कि लंग्स में कंजेशन एक बड़ा प्रोमिनेंट क्या है, सिम्टम है। और मैंने आपको बताया कि ये सिम्टम आप समझ गए, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में ऐसा हो रहा है। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर की हम बात नहीं करते, आपकी एनसीईआरटी अभी इस बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रही है। तो आप इस तरह से हार्ट फेलियर समझ गए, आप कार्डियक अरेस्ट समझ गए। तीसरी चीज़ आप ये कह रहे हैं कि एक और चीज बता दीजिए, वो है हार्ट अटैक। सो तीसरी चीज आपने मेरे से पूछी है हार्ट अटैक। सो हमने कहा हार्ट अटैक। हार्ट बेटे किस चीज का बना है, मसल का। हार्ट किस चीज का बना है, मसल का। तो मसल को क्या चाहिए, ब्लड। ब्लड में क्या चाहिए बेटे, ऑक्सीजन। तो हार्ट की मसल को भी तो क्या चाहिए बेटे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए काम करने के लिए। तो हार्ट की मसल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन प्रोवाइड करता है, तो इसका आंसर है कोरोनरी सर्कुलेशन। सो कोरोनरी आर्टरी जो कि ब्रांच है आयोटा की, उसकी कोई ना कोई ब्रांच हार्ट मसल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी। अब हमने ये कहा कि अब हमें बात समझ में आ रही है, ये मसल है, इस मसल को ये ब्लड वेसल हम ये करते हैं कि ये यहां पर ब्लड सप्लाई कर रही है। अब सोचिए ये कि इसके अंदर कुछ डिपॉजिट होना शुरू हो गया। लेट अस से इसके अंदर कोई चीज डिपॉजिट होनी शुरू हो गई, कोई लिपिड विपिड की वजह से, आप समझ रहे हैं। और ये जो ल्यूमन है ये नैरो होना शुरू हो गया। तो जब ये ल्यूमन नैरो होना शुरू हो गया तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि यहां तक जितना ब्लड पहुंचना चाहिए उतना ब्लड नहीं पहुंच रहा है, उतना ब्लड नहीं पहुंच रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए कि रेस्टिंग कंडीशन में काफी कार्डियक आउटपुट होता है। हार्ट की क्षमता बहुत ज्यादा है, जितनी हमें चाहिए उससे काफी ज्यादा नेचर ने हमें दिया हुआ है। इसका मतलब शुरू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन रेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब ये चलने लगा आदमी, इसने एक्सरसाइज करनी शुरू करी, तो इसकी जो डिमांड थी उस हिसाब से यहां पर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है और उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। इसका मतलब ये बात समझ में आ गई। लेकिन ऐसा कब होगा, जब ये एक्सर्ट करेगा। तो एक्सर्ट करेगा तो समस्या क्या फंस गई, समस्या ये फंस गई कि यहां पर इसकी जो मसल है मायो, कहाँ की, हार्ट की, उसमें ब्लड सप्लाई कम हो गई और उसकी वजह से उसमें जो ऑक्सीजन यहां पहुंचनी थी उतनी नहीं पहुंच रही। और आपने इस कंडीशन को कहा मायोकार्डियल इस्कीमिया। अब चलने से दर्द हुआ, चेस्ट में चलने से दर्द हुआ, और उसकी वजह से हुआ क्या, क्योंकि यहां पर एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है तो फर्मेंटेशन जैसी चीज शुरू होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू होगा, लैक्टेट इकट्ठा होगा और ये एक कारण बनेगा जिसकी वजह से चलने से छाती में दर्द होता है। और आपकी एनसीईआरटी इस दर्द के लिए क्या नाम दे रही है, इसको कह रही है ये एंजाइना है, इसको एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं।
सो इस वाले पेन को आपने क्या कहा, एंजाइना पेक्टोरिस। इट इज ब्रॉट ऑन बाई एक्सर्शन, और एक्सर्शन के बाद में कैरेक्टरिस्टिकली इट इज रिलीव्ड बाई रेस्ट, और रेस्ट से ये रिलीव हो गया। सो इस तरह का चेस्ट पेन जो चलने से हो रहा है और रेस्ट करने से ठीक हो जा रहा है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ कार्डियक डिजीज। बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कार्डियक डिजीज का, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये बात आपकी समझ में आ गई तो बिल्कुल क्लियर है। धीरे धीरे क्या होगा बेटे, धीरे धीरे क्या होगा कि ये चीज और ज्यादा डिपॉजिट होती जाएगी, ल्यूमन कम होता जाएगा, और पेशेंट आपसे ये कहेगा कि जी पहले 1 किलोमीटर चलने पे दर्द होता था, फिर 500 मीटर पे होने लगा, फिर 250 मीटर पे होने लगा। आपको ये समझ में आ गया कि एक प्रोग्रेसिव इस तरह से ब्लॉकिंग हो रही है। और अगर ये कंप्लीट हो गई ब्लॉकेज, अगर ये ब्लॉकेज बिल्कुल कंप्लीट हो गई, बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर ये ब्लॉकेज कंप्लीट हो गई तो ये जो मसल है इसको डैमेज होगा, यहां पर अब डैमेज होगा। अब बिल्कुल भी ब्लड एंड हेंस ऑक्सीजन नहीं आ रही है, तो ये ब्लड में डैमेज होगा। अभी तक डैमेज नहीं हुआ था जब तक मैं इसको क्या कह रहा था, इस्कीमिया। लेकिन जैसे ही डैमेज हुआ मैं इसको क्या कहूंगा बच्चे, इन्फार्क्शन। मैंने शब्द क्या इस्तेमाल किया, इन्फार्क्शन। और इन्फार्क्शन किसका, मायोकार्डियल मसल ऑफ हार्ट इन्फार्क्टेड हो गई। क्या आपको इस्कीमिया और इन्फार्क्शन में अंतर समझ में आ गया? इस कंडीशन को आप कहते हैं MI, और इसी को आप क्या कहते हैं, हार्ट अटैक। इसको हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। उम्मीद है ये टर्म अब बिल्कुल क्लियर हो गई कि हार्ट अटैक किसे कहा जाता है। आपने बहुत अच्छा डाउट पूछा है। एक कंडीशन आपको और बता देता हूं, होता क्या है, मतलब मोस्ट लाइकली दिस इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर नीट एंट्रेंस, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि आप ये बड़ी रिलेटेड टर्म्स पूछ रहे हैं तो एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं। यहां पर लेट अस से ये SA नोड है, ये AV नोड है, ये इंटरनोडल पाथवे है, बंडल ऑफ हिस, दोनों इसकी ब्रांचेस, पुरकिंजे फाइबर्स, इस तरह से आपका ये कंडक्टिंग सिस्टम है, और ये नोडल टिश्यू हार्ट में लोकेटेड है। और अगर मान लीजिए किसी वजह से इंपल्स के रास्ते में रुकावट आ जाए, अगर रुकावट आ जाए, जितना टाइम इसको यहां से यहां पहुंचने में लेना है, और मान लीजिए उससे ज्यादा टाइम ले रहा है, तो इंपल्स शुरू हुई ऐसे नोड से, AV नोड पे पहुंच के बंडल ऑफ हिस से वेंट्रिकल की तरफ जाएगी, पहुंचेगी, तब जाकर के वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन रास्ते में कहीं पर ट्रैफिक जाम लग गया, और ट्रैफिक जाम लग गया, रास्ता ब्लॉक हो गया, ऐसे समझ लीजिए। ये ब्लड वेसल के अंदर ब्लॉक नहीं लगा, कोई रास्ता ब्लॉक लग गया, तो हमने ये कहा देर में पहुंची इंपल्स। तो इस कंडीशन को हम हार्ट ब्लॉक कहते हैं, और इस ब्लॉक से आप उस ब्लॉक को कंफ्यूज मत करना। इसीलिए यहां पर इसको केवल पासिंग रेफरेंस में मैंने आपको बताया कि एक जो आपका डाउट था उसमें उम्मीद है अब आपको समझ में आया कि व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कार्डियक अरेस्ट क्या है। दूसरी चीज व्हाट इज हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर आपको क्लियर हो गया, क्यों इसे कंजस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। और तीसरी चीज व्हाट एग्जैक्टली इज हार्ट अटैक। सो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। अगले जेम में वो जो क्वेश्चन आपने पूछा है ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, बहुत जल्दी उसको कर रहा हूं।